आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रा के हवाले से। आज से नवरात्रा का त्यौहार शुरू हो गया है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आज पहले दिन देवी दुर्गा के तौर पर पूजा की जा रही है। मुल्क भर के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही मंदिरों के बाहर अकीदतमंदों की लंबी लंबी कतारें नजर आई, जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू सूबे के अंदर दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र अगरचे मुख्तसर तकरीबात का इनकाद किया गया, ताहम लोगों ने भी मजहबी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल किया है। उधर सदर हिंद वज़ीर आज़म ने भी इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार और त्योहारों में होने वाली पूजा अमन, सुकून, खुशहाली और खुशियाँ लाए। अर्जिंदर कुमार सर। अर्जिंदर जी, किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही है? सर मैं तालाब तिलों से सुबह मैं निकला हूँ उधर 5:30 बजे पैदल, लेकिन मैं फिर भी रास्ते में चलते चलते इधर 6 सवा 6 बजे हम पूरे इधर पहुँचे हैं। 6 बजे से इस मेन गेट तक, ये जो शनि वो पीपल के पेड़ के नीचे है, जहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लगे, 2.5 के 3 घंटे लगे। जो आ रहा आदमी VIP कार्ड, कोई कुछ, कोई म्यूनसिपलिटी का, कोई डॉक्टर, कोई हर एक हैं, तो सिक्योरिटी वाले आ रहे, कोई कुछ। क्या हम जो लाइन में लगे, क्या गरीब बंदा गरीब ही रहा? VIP गरीब बंदा दर्शन करके जगह दिहाड़ी लगाएगा, बाल बच्चों को खाना देगा। VIP को फिर घर में बैठे तनख्वाह मिल जाएगी। VIP पहले दर्शन, इसलिए आजकल कोई माहौल है, बोलते हैं कि अरे गरीबी हटाओ, ये तो मुझे लग रहा है ये तो वैसे के वैसे ही हालात है। तो VIP दर्शन दो प्लीज। और देखो सिक्योरिटी, वो देखो पुलिस वाले कैसे गप्पे वाले, इनको लगाया आपने सिक्योरिटी, देखो ना जरा पीछे कैमरा लगाओ ना, देखो जरा इनको 2-2 स्टार लगे हैं। एक वाले वो देखो, कोई है सारा मैप बंद, ये सारे पब्लिक है, इनसे पूछो। सर मैं 2.5 घंटे हो गए सुबह से यहाँ हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहा हूँ भाई लाइन पे भैया ने बहुत मेहनत की है, सुबह से लाइनें कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, मैं फिर भी अपनी लाइन पे आया हूँ। सब VIP निकल रहे हैं सर। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा बख्शी है। मैं जम्मू से ही हूँ। और सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हमारे जम्मू वासियों को और माता रानी को सबसे पहले कि उन्होंने जम्मू वासियों को पहले तो हमारा दरबार खुलवा के रखा, कि दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी का, और हमारे जम्मू बिट्टे पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहले कि हम लोग ये करना चाहते हैं कि पूरी पब्लिक को, जम्मू वासियों को, जितने भी जम्मू वासी हैं सबको, कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क डाल के रखें। शायद मेरे लिए भी पॉइंट आउट होगा कि मैंने मास्क नहीं डाला हुआ, क्योंकि मैं भी दूरी में हूँ इसलिए। और साथ में सैनिटाइजर, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके रखें। जय माता दी। आज नवरात्रा है, क्या मैसेज देना चाहिए आज? जय माता दी। हमारा सभी को यही मैसेज है कि सभी भक्त श्रद्धा से दर्शन करने माता रानी के आए, और माता रानी हम सभी को, सारे जम्मू वासियों को, पूरे हिंदुस्तान को कोरोना से मुक्त करवाए। और जिस तरह से कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे इतना रश है, तो क्या लोगों को मैसेज दोगे कि कितना डिस्टेंस बना के रखें? मैसेज तो यही मैसेज है कि सोशल डिस्टेंस में सभी भक्तजन दर्शन करें और माता रानी से फरियाद करें कि कोरोना से जल्दी जल्दी मुक्ति पाए, और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। है और कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन यहाँ पे हो रहा है। जो SOP जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा दी गई है उसका पूरा पालन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली से मैं आया हूँ। दिल्ली से आने के बाद स्टेशन पे मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था। जम्मू में मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट नेगेटिव आई है माता रानी की दया से, और यहाँ हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी SOP है उसका पूरा पालन श्राइन बोर्ड करा रहा है। और जो भी सब भक्त हैं उनको यही मेरा सुझाव रहेगा कि अपने घर से कोरोना टेस्ट करा के आएँ, ताकि आप भी सेफ हो, हम भी सेफ हो। हम लोग दिल्ली से आए सर। माता के प्रति तो हमारी इतनी श्रद्धा है कि भाई जो है पहले नवरात्र के दिन हमें यहाँ पहुँचना होता है। और हम लोग जो है रात को 3 बजे इधर पहुँच गए थे, फ्रेश होके उसके बाद फिर हम निकले। अब पैदल जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे। तो किस तरह प्रार्थना करेंगे माता से? क्या माता से सबसे पहले प्रार्थना तो यही करेंगे बस कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे इतना रश होता था कि जितनी लंबी लाइन लगी रहती थी, लोग जैसे है ही नहीं।
नवरात्रा के साथ साथ ही दुनिया भर में सिख अकीदतमंदों की जानिब से आज बैसाखी मनाई जा रही है और बैसाखी सिख मजहब में नए साल का आगाज है। इस सिलसिले में गोल्डन टेम्पल में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई। जम्मू कश्मीर में भी गुरुद्वारों में सुबह से ही कीर्तन का एहतमाम किया जा रहा है। ताम कोविड-19 के पेश नज़र तकरीबात को मुख्तसर रखा गया और सिख बरादरी ने अपील की है कि कोविड-19 के पेश नज़र जारी रहनुमा खतूत पर अमल करें और अपने प्यारों का खास ख्याल रखा जाए। दुनिया भर कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,61,736 नए मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद 1,36,89,453 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 889 की मौत के साथ ही मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 1,71,058 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से यूरोप में अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% अमवात सिर्फ यूरोप के 6 ममालिक में हुई है। बरतानिया में 1,27,100, इटली में 1,14,612, रूस में 1,03,263 और फ्रांस में 99,163 हुई है। जर्मनी में 78,452 और स्पेन में 76,525 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। बरतानिया में कोरोना केसेस की शरह में कमी आ रही है क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन मुहिम पूरे यूरोप से आगे हैं, जिसमें तकरीबन 60% बालिग आबादी ने कोरोना वायरस की पहली खुराक लगवाई है। बरतानिया वज़ीर आज़म का कहना है कि अप्रैल के वस्त तक 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का हदफ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। उधर आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर छोड़ना कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है। WHO ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस और अमवात में इजाफा वैक्सीन को नजात दहिंदा समझने के बायस हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें वायरस की नई अकसाम, हिफाजती इकदाम पर अमल न करना और लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूल की जिंदगी की जानिब वापस लौटने जैसी गलत फहमियां शामिल है। WHO की तर्जमान मार्गरेट हैरिस ने के बकौल वबा में इजाफे की एक और वजह यह गलत तासुर भी है कि वैक्सीन आने के बाद भी अब ये वबा ख़त्म हो जाएगी। उनका कहना था कि लोग इससे गलत फहमी का शिकार है। इधर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है तबलीगी जमात के हवाले से, जहां दिल्ली अदालत में आज इस हवाले से एक समाअत थी। कल भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तबलीगी जमात के हवाले से फैसला सुना गया है। निज़ामुद्दीन मरकज़ को आज दोबारा खोला जा सकता है। निज़ामुद्दीन मरकज़ को आज एक बार फिर जो है खोले जाने की तवक्का की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट आज हतमी फैसला लेगा क्या इससे खोला जाए, लेकिन पहले इस हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया जाएगा। किस तरह के इंतजामात है, अदालती हिदायत पर कल मरकज़ का जो है फैसला लिया गया था। जायज़ा लेने के हवाले से किस तरह के इंतजामात है वहाँ पर, और रिपोर्ट देखने के बाद ही फैसले को अदालत जो है वह अपना फैसला सुनाएगी। वहाँ पर CCTV कैमराज और दीगर इंतजामात के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस सारे जो है तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन के अंदर वहाँ पर जायज़ा लेने के बाद एक ख़त्मी फैसला भी लिया जा सकता है। और आज दिल्ली अदालत में फैसला लेगा, रिपोर्ट उनके सामने होगी कि किस तरह इंतजामात हैं, उसके बाद ही ख़त्मी फैसला लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे रहमत कलीम के पास। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से तबलीगी जमात के हवाले से, जिससे गुज़श्ता साल अगरचे निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद ही अब माना जाता है कि दिल्ली अदालत की जानिब से जो है आज हतमी फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आज उम्मीद यही है कि चूंकि आज रिपोर्ट सौंपनी है जो अदालत की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया था, कहा गया था दिल्ली वक्फ बोर्ड को और साथ ही साथ निजामुद्दीन थाने के SHO को जो हिदायत दी गई थी कि वो जाकर के अंदर मरकज़ के अंदर और मस्जिद जो बंगला वाली मस्जिद है उस मस्जिद का जायजा ले, वहाँ क्या कुछ सूरत हाल है, क्या परेशानियाँ और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों
का जायजा लेकर के बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट सौंपे, ये हिदायत दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो कल ये टीम पहुंची थी निजामुद्दीन मरकज में, जहां पर बंगला वाली मस्जिद को खुलवाने के लिए, जो बंगला वाली मस्जिद जहां पर आज कल 50 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, उस मस्जिद को बाकायदा तौर पर खुलवाने के लिए और मरकज को चालू कराने के लिए जो रिपोर्ट में सौंपी बातें की गई है, वो कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इनको मजीद ज्यादा दिनों तक इसमें ताले लगे रह सकते हैं। ऐसे इम्कान ज्यादा हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट आज ये हिदायत दे या हुक्मनामा सादिर करे कि बंगला वाली मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दी जाए और मरकज को भी पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी जाए। 1 साल पहले ही जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा था, तब उस वक्त निजामुद्दीन मरकज को जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरह से इसको निशाना बनाया गया और बताया गया कि यहाँ से ही सारा कोरोना निकला है, और तरह तरह से मीडिया ट्रायल बाकायदा तौर पर पूरा चला। उसी बीच में एक तरफ जहाँ मरकज हजरत निजामुद्दीन को बंद किया गया, वहीं बंगला वाली मस्जिद जो सबसे अहम मकाम है उस निजामुद्दीन मरकज में, उसमें भी ताला लगा दिया गया था और वो ताला अब तक के लटका हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अगर आज फैसला आता है तो फैसला आने के साथ ही रमजान का मुकद्दस मौका, इसमें अब ये होगा कि बड़ी तादाद में लोग वहां भी पहुंचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए SOPs वगैरह तैयार कर लिए गए हैं। हिदायत मिलते ही, फरमान सादिर होते ही बंगला वाली जो मस्जिद है उसमें नमाज तरावी अदा की जाने लगेगी और साथ ही साथ मरकज में भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन रहमत जरा ये बताएगा, जो इस हवाले से इंतजामात के हवाले से एक टीम को तश्कील दी गई थी, एक टीम तश्कील दी गई कि वहां पर वो इंतजामात का जायजा ले, चाहे CCTVs और या दीगर जो इंतजामात है, क्या इस हवाले से कोई मजबूत रिपोर्ट सामने है, उसकी बिना पर आज जो है अदालत अपना फैसला सुनाएगी? जी बिल्कुल, कल जो टीम गई थी उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के 2-3 मेंबरान थे, मकामी SHO यानी निजामुद्दीन मरकज के SHO थे और 2-3 और लोग थे जो निजामुद्दीन मरकज से मुंसलिक थे, उनके जिम्मेदारान में से थे। ये पूरी टीम थी, करीब 7 से 8 लोगों की ये टीम जाकर के अंदर जायजा ली, CCTV कैमरे क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, लाइटिंग वगैरह और दीगर चीजें जो हैं जो कोरोना से रोकथाम में मुआविन साबित हो सकती हैं, उन तमाम चीजें जो देखी गई, क्या कुछ जरूरत है, क्या कमियां हैं। तो जाहिर सी बात है आज जब अदालत का फैसला होगा, अगर हुक्म सादिर किया जाता है खोलने का, तो उसमें कुछ शरायत भी होंगे। शरायत क्या कुछ हो सकते हैं, जो कमियां हैं अंदर मरकज के अंदर या बंगला वाली मस्जिद में जो कमियां हैं, उन तमाम कमियों को पूरी करने के साथ ही उसे खोलने की इजाजत दी जा सकती है, जिसमें 5 वक्ता नमाज अदा की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराम करे थे निजामुद्दीन मरकज के हवाले से, जहाँ आज अदालत, दिल्ली की अदालत में आज उसमें हतमी फैसला लिया जा सकता है कि आया इससे खोल दिया जाएगा, नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। और साथ ही साथ एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्होंने कल मरकज़ का जायज़ा लिया, CCTV कैमराज और सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से कल एक टीम ने वहाँ का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। कोरोना वायरस का आलमी बहरान का असर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंगापुर से न्यूयॉर्क की दुनिया की तवील तरीन कमर्शियल परवाज में सिर्फ 11 मुसाफिर सवार, जबकि उनकी खुदमत पर 13 रुकनी अमला तैनात है। एविएशन जराये के मुताबिक सिंगापुर से अमेरिका की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के लिए रात 1:26 पर रवाना होने वाली सिंगापुर एयरलाइन की कमर्शियल परवाज सिर्फ 11 मुसाफिर सवार है। दुनिया की सबसे तवील तिजारती परवाज SQ-24 रात 1:26 पर सिंगापुर से रवाना हुई। परवाज 17 घंटे 31 मिनट का मुसलसल तवील तरीन सफर तय करके अगली सुबह न्यूयॉर्क पहुंचेगी। एविएशन जराये के मुताबिक इस परवाज के लिए 2 साल कबल अप्रैल 2018 में पहली उड़ान भरने वाली नई एयरबस A350 जेर इस्तेमाल है, जिसमें मुसाफिरों की 3 कैटेगरीज हैं और इस एयरबस में 350 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लेकिन आलमी बहरान की वजह से इस परवाज में महज 11 मुसाफिर सफर कर रहे हैं, जबकि उनकी खुदमत के लिए 13 क्रू मेंबर्स मौजूद है। एविएशन जराये के मुताबिक आमतौर पर कम तरीन मुसाफिरों पर परवाज मनसूख कर दी जाती हैं, लेकिन एयरलाइनर्स कोरोना बहरान की वजह से साख बचाने के लिए शदीद नुकसानात पर भी परवाजें उड़ा रही है।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक तौसी कर दी है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईरान के 3 बड़े जनरलों समेत 8 मजीद अफराद पर पाबंदी लगाई गई है। दस्तावेज के मुताबिक ईरान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियों को अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये इकदाम पहली बार 2011 में मुतारिफ करवाए गए थे और बाद इसमें सालाना तौसी की गई है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जहां सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं कल्चर को मजीद फरोग देने के सिलसिले में भी नए इकदाम उठाने की तैयारियां की जा रही है। और इस सिलसिले में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर की तरफ से वादी में एक कल्चरल फेस्टिवल मुनक्कद होने वाला है, ताकि बैरून ममालिक से फन से वाबस्ता फनकारों को फेस्टिवल में शामिल किया जाए। मैं यहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में आया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के जो एक्टिविटीज़ हैं हम कश्मीर के साथ करते हैं। कश्मीर से कल्चरल ट्रूप्स बाहर ले जाते हैं और फॉरेन कल्चरल ट्रूप्स को कश्मीर में लाने का ये जो तौर तरीका हमारा चल रहा है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए यहीं आया था मैं। और दुनिया भर से जो है म्यूज़िक लवर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, बड़े बड़े फनकार हैं, इनको कैसे हम कश्मीर में लेके आएंगे, तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी प्लानिंग हुई है। जैसे संतूर का हम लोग कोशिश करेंगे, संतूर जैसा आया हुआ है सेंट्रल एशिया से, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इन सब जगहों से उनकी लिंकेज है, वहाँ पे भी उसी टाइप के संतूर है। कैसे हम इन सबको एक साथ लाके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करें, संतूर की फेस्टिवल। संतूर कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहर से आया था, बट कश्मीरियों ने इनको बहुत बढ़िया बनाया। जो बड़े उस्ताद थे उस बार तिब्बत बकाल साहब, उन्होंने किया। उसके बाद शिव कुमार शर्मा जी उनको दुनिया भर ले गए, भजन लाल सोपोरी, ये बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे जो कि संतूर को पॉपुलराइज़ किए। हम संतूर की फेस्टिवल कैसे करें, हम सेक्रेड म्यूज़िक की फेस्टिवल कैसे करें, सूफिया कलाम जो है उसकी जो गाना होता है उसको कैसे हम लोग और ज़्यादा करें। और मेन है एंगेजमेंट की, आज के यूथ को कल्चर की ज़रूरत है, हर टाइप की कल्चर। एक है कश्मीरियत है, एक है पॉपुलर कल्चर है, एक है नए मॉडर्न म्यूज़िक है। तो ये सबको कैसे एक साथ लाएं और एक साथ मिला के कश्मीर की कल्चर दुनिया को दिखाएं और दुनिया का कल्चर कश्मीरियों को दिखाएं। ये ICCR की काम है और हम इसमें सबके साथ काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के साथ। ये जो नया गवर्नमेंट है, मनोज सिन्हा साहब हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग कल्चर का काम कश्मीर। रामबन में महकमे RNB की जानिब से सड़क पर हो रहे काम पर मकामी लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर जारी काम में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, जिसके नतीजे में बिछा गया मैगडम उखड़ गया है। उन्होंने इंतजामिया के अफसरान से भी सवाल उठाते हुए कहा कि काम के दौरान इंतजामिया के अफसरान की जानिब से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में गैर मेयारी काम से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबरदस्त कमाल है, ये देख है नहीं सर, इसमें कुछ भी सही है। हमने प्रैक्टिकली इसको देखा, तकरीबन एक सूद भी इसमें ये वो लुक वगैरह नहीं पड़ी हुई है। ठेकेदार खाली कमाई के पीछे पड़े हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रामबन पर LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जिस तरीके से का ये काम चल रहा है, अगर इसी तरीके का ये काम चलाना होगा तो इससे बेहतर है नहीं करो। हम लोगों से ये धोखा हो रहा है, जो कि इसके बैक साइड जो हमारी 4-5 पंचायतें जो हैं, इस पर इसी रोड से गुजरते हुए जो लोग जाते हैं, और ये तमाम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हो रहा है। और इससे बेहतर है उस ठेकेदार को बताए कि ये काम ही बंद करवाया जाए। ये तो बिल्कुल धोखा किया जा रहा है यहाँ पे आवाम से। ये तो रामबन टू कब्बी रोड जो भटन तक जाता है, कंगा से लेकर कब्बी भटन तक जो रोड ये जाता है, इसमें तो 1 इंच के बराबर भी ये लुक नहीं डाले जा रही है। ये पूरा धोखा किया जा रहा है। ये ठेकेदार जो भी है, ये तो अपने ही ये कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये गुजारिश की जाती है डिपार्टमेंट से कि ये इस किस्म का काम नहीं किया जाए। इससे बेहतर ये लोग बिछाई नहीं जाए। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।